नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। इस सेशन में हम कक्षा 12 अनिवार्य हिंदी का 7वां मॉडल पेपर देखेंगे। 6 मॉडल पेपर हमने पिछली क्लास में देखे, जो इस चैनल पर प्ले लिस्ट में उपलब्ध है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। ये जो मॉडल पेपर के प्रश्न है आपके, जो 24 मार्च को हिंदी अनिवार्य का पेपर होने वाला है, उसमें मील के पत्र साबित होंगे। इन्हीं में से प्रश्न पूछे जाएंगे और आपके जो अति महत्वपूर्ण चैप्टर वाइज प्रश्न है उनकी भी क्लास लगाई जाएगी। ये मॉडल पेपर पूरे होते ही आपको सभी पार्टों के जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है वो भी हल करवाए जाएंगे। जो शेकआउट मिशन के अति महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको आप 2 से 3 बार जरूर पढ़े। शेकआउट मिशन की जो पीडीएफ है वो हमने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दी है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर वो पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और शेकआउट मिशन से अधिकतर प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। चलिए अपना सेशन शुरू करते हैं। इसमें जो खंड ए है वो एबीसीडी वाले प्रश्न समझते हैं। इसमें 16 एबीसीडी के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें पहला है वॉच डॉग पत्रकारिता का मुख्य उत्तरदायित्व क्या है। जो वॉच डॉग पत्रकारिता उसका मुख्य उत्तरदायित्व है जो सरकार का कामकाज है उस पर निगाह रखना है। इसमें ऑप्शन ए है वो सही है। दूसरा, कौन सा जनसंचार माध्यम निरक्षर व्यक्ति के लिए उपयोगी नहीं है, यानी ऐसा कौन सा जनसंचार का माध्यम है जो अशिक्षित लोगों के लिए उपयोगी नहीं है। जो समाचार पत्र है वो अशिक्षित लोगों के लिए उपयोगी नहीं है। इसमें ऑप्शन ए है वो सही है, क्योंकि जो समाचार पत्र होता है उनको शिक्षित या जो साक्षर व्यक्ति है वही पढ़ सकता है। तीसरा प्रश्न, देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा की लिपि नहीं, यानी कौन सी भाषा की लिपि है वो देवनागरी नहीं। हिंदी की भाषा लिपि देवनागरी है, मराठी की देवनागरी और नेपाली की भी देवनागरी, लेकिन जो पंजाबी भाषा है उसकी लिपि है वो गुरुमुखी है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। चौथा प्रश्न है, अधिपत्र शब्द का अंग्रेजी शब्द क्या है। जो अधिपत्र होता है उसका अंग्रेजी वर्ड है वो वारंट होगा। ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। पिछली परीक्षा में ये अधिपत्र कई बार पूछा गया। ये अति महत्वपूर्ण पारिभाषिक शब्दावली है। पांचवा प्रश्न है, छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तो बच्चों में क्या परिवर्तन आता है, यानी जब बच्चे और छतों के खतरनाक किनारों से गिरने से बच जाते हैं तो उनमें क्या परिवर्तन आता है। वे खतरों को झेलकर साहसी बनता है। इसमें ऑप्शन स है वो सही होगा। छठा है, कैमरे में क्या दिखलाएंगे। कैमरे में जो फूली हुई आंख है वो दिखाएंगे। इसमें ऑप्शन ब है वो सही होगा। सातवां प्रश्न है, बगुलों के पंख कविता में किस दृश्य पर है वो मुग्ध है, यानी जो कवि है वो कौन से दृश्य पर मनमोहित है। जो सफेद बगुलों की पंक्ति बनाकर उड़ने का दृश्य है उस पर कवि का मन है वो मुग्ध है। इसमें ऑप्शन द है वो सही है। आठवां प्रश्न है, बाजारूपन से क्या अभिप्राय है, यानी बाजारूपन का क्या अर्थ है। बाजारूपन का अर्थ है बाजार से अनावश्यक वस्तु खरीदना, यानी जिन वस्तुओं की हमें आवश्यकता ही नहीं है उन वस्तुओं को खरीदना बाजारूपन कहलाता है। नौवां प्रश्न है, शीरीष के फूल पाठ में लेखक ने किसके खोखलेपन को उजागर किया है। जो शीरीष का फूल पाठ है उसमें लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने जो सामंती वैभव विलास के खोखलेपन को है वो उजागर किया है, यानी लोगों के सामने उसको प्रस्तुत किया है। आगे 10वां प्रश्न है, भक्तिन महादेवी जी के साहित्य की गद्य की कौन सी विधा में, यानी भक्तिन जो है वो साहित्य की कौन सी विधा है। भक्तिन जो है वो एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। इसमें ऑप्शन ए है वो सही है। 11वां प्रश्न है, खेती और बहुकाज के लिए पानी न हो तो जीवन की चुनौतियां दूर करने विज्ञान समर्थ न हो तो क्या होता है, यानी जब खेती और अन्य कार्यों के लिए पानी उपलब्ध नहीं है, विज्ञान ये कार्य संपन्न नहीं कर पाए तो समाज है वो क्या करता है। समाज हर कीमत पर लोक प्रचलित उपाय करता है, यानी जो प्राचीन समय से जो उपाय चलते आ रहे हैं उन उपायों को अपनाने का प्रयास करता है। इसमें ऑप्शन बे है वो सही होगा। 12वां प्रश्न है, आप भी हद करते हैं सिल्वर वेडिंग के 8:30 बजे घर पहुंचे, ये झिड़की किसने सुनाई। ये जो यशोधर बाबू का बड़ा बेटा था उसने सुनाई। इसमें ऑप्शन ए है वो सही होगा। 13वां प्रश्न, शहर की इमारतों से पहले जो चीज दूर से ध्यान खींचती वह है अतीत में दबे पाँव पाठ के आधार पर बताइए। शहर की इमारतों के बजाय जो सबसे पहले ध्यान खींचती है वो क्या, वो है कुओं का प्रबंध। इसमें ऑप्शन स है वो सही है। 14वां प्रश्न है, लेखक को कविता रचना के क्षेत्र में गूढ़ रहस्य किसने बताई, यानी कविता रचना के क्षेत्र में जो गूढ़ रहस्य जो हर कोई नहीं जानता, जो गुप्त रहस्य है वो सौंदर्यकर शिक्षक ने बताया जो उनको मराठी पढ़ाते थे। इसमें ऑप्शन स है वो सही है। 15वां प्रश्न है, सिंधु घाटी संस्कृति किस प्रकार की मानी जाती। जो सिंधु घाटी संस्कृति है वो मैदानी संस्कृति है मानी जाती, क्योंकि वहाँ का अधिकतर भूभाग है वो मैदानी था। इसमें ऑप्शन बे है वो सही है। 16वां प्रश्न है, यशोधर बाबू घर जल्दी लौटना पसंद नहीं करते थे क्यों। जो यशोधर बाबू है वो घर जल्दी लौटना पसंद नहीं करते क्योंकि जो पत्नी और बच्चों से हमेशा छोटी बड़ी बात में उनके मतभेद होते रहते थे, उनके विचार नहीं मिलते थे, इस कारण है वो घर जल्दी लौटना पसंद नहीं करते थे। इसमें ऑप्शन ए है वो सही है। इस प्रकार आपके 16 एबीसीडी वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। आगे दूसरा प्रश्न है वो रिक्त स्थान से संबंधित है। इसमें 6 रिक्त स्थान पूछे जाएंगे। ये व्याकरण से संबंधित प्रश्न रहने वाला है। इसमें पहला है, हिंदी भाषा खालिजगा लिपि में लिखी जाती है। जो हिंदी भाषा है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी लिपि हमेशा बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है। दूसरा, प्रयोजन या उद्देश्य को लक्ष्य करके अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है उसे क्या कहा जाता है। जब प्रयोजन या किसी उद्देश्य को लक्ष्य करके अन्य अर्थ ग्रहण किया जाता है वहाँ प्रयोजनवती लक्षणा शब्द शक्ति होती है।
तीसरा, जहाँ वाक्य में एक शब्द केवल एक ही बार आए और उस शब्द के दो या अधिक अर्थ निकले, वहाँ कौन सा अलंकार होगा। यानी शब्द है वो केवल एक बार आए और उसके अर्थ है वो अलग अलग संदर्भों में अलग अलग निकले। जैसे जो कनक शब्द है उसका अलग अलग संदर्भों में अलग अलग अर्थ निकलता है, वहाँ पर श्लेष अलंकार है वो होता है। चौथा प्रश्न है, डिस्पोजल शब्द का हिंदी पारिभाषिक शब्द खाली जगह है। जो डिस्पोजल है उसका हिंदी पारिभाषिक शब्द है वो निष्पादन होगा। ये डिस्पोजल भी परीक्षा में कई बार पूछा गया है। जो डिस्पोजल और वारंटी, इन दोनों बातों को आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। आगे पांचवा, शब्द का वाच्यार्थ या लक्ष्यार्थ नहीं निकलता अपितु कोई विलक्षण चमत्कारी अर्थ निकलता है, जिसे खाली जगह कहते हैं। यानी वाच्यार्थ जो सीधा अर्थ नहीं निकलता, लक्ष्यार्थ भी नहीं निकलता, अपितु कोई अन्य अर्थ निकलता, वहां पर व्यंग्य, उसे व्यंग्यार्थ या व्यंजना शब्द शक्ति कहा जाता है। छठा है, कपिकर हृदय विचार दीन मुद्रिक डारी तब जानी अशोक अंगार शीय अरबी उठकर गए हो। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? इस पंक्ति में वो भ्रांतिमान अलंकार है, क्योंकि इसमें भ्रांति होती है और बाद में भ्रांति है वो टूट जाती है। आगे तीसरा प्रश्न है, अपठित गद्यांश से संबंधित है। इसमें 6 प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। इन अपठित गद्यांश को आपको ध्यान से पढ़कर इन प्रश्नों के उत्तर देना है। इसमें सबसे पहला जो प्रश्न होता है वो इसके शीर्षक से संबंधित होता है, यानी इसकी मुख्य विषय वस्तु क्या है या इसका टाइटल क्या हो सकता है। ये जो मुख्य रूप से है वो राष्ट्रीयता से संबंधित है, यानी कि राष्ट्रीयता का क्या महत्व होता है। दूसरा प्रश्न है, एनसाइक्लोपीडिया के अनुसार राष्ट्रीयता क्या है। एनसाइक्लोपीडिया के अनुसार राष्ट्रीयता मन की व्यवस्था जिसमें व्यक्ति की सर्वोपरि जो कर्तव्य निष्ठा है वो राष्ट्र के प्रति अनुभव की जाती है। यानी जो व्यक्ति की सर्वोपरि कर्तव्य निष्ठा वो राष्ट्र के प्रति होती है, वह राष्ट्रीयता मन की एक अवस्था है। तीसरा है, राष्ट्रीयता के उपकरण क्या है। राष्ट्रीयता के उपकरण है वो किसी देश का जातीय जीवन, उसकी संस्कृति, उसके जो भूमिगत सीमाबद्ध प्रवेश है, ये सब राष्ट्रीयता के उपकरण है। और चौथा प्रश्न है, राष्ट्रीय साहित्य की विशेषता बताइए। यानी जो संपूर्ण राष्ट्र का साहित्य होता है उसकी विशेषता क्या है। राष्ट्रीय साहित्य के अंतर्गत वह साहित्य लिया जा सकता है जो किसी देश की जातीय विशेषताओं का परिचायक है। आगे पांचवा प्रश्न है, राष्ट्रीयता शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय बताइए। यानी जो राष्ट्रीयता शब्द है उसमें मूल शब्द कौन सा और प्रत्यय कौन सा। इसमें मूल शब्द है वो राष्ट्र है और ई और ता, ये दो प्रत्यय इसमें जुड़े हुए, ये दोनों शब्द आपको ध्यान में रखना है। छठा है, राष्ट्रीयता से क्या आशय लिया जाता है। यानी राष्ट्रीयता का क्या अर्थ है। राष्ट्रीयता से राष्ट्र के प्रति निष्ठा और प्रेम रखने की भावना का आशय लिया जाता है। इस प्रकार आपके अपठित गद्यांश पूछा जाएगा, ऐसा गद्यांश जो आपने आज तक कभी नहीं पढ़ा या कहीं छोटी क्लासों में या किसी अन्य पाठ्य पुस्तक वहां से लिया जा सकता है, या कोई संस्कृति या देश प्रेम से संबंधित अधिकतर गद्यांश है वो पूछा जाता है। ये बहुत ईजी होता है, इनका केवल आपको देकर उत्तर है वो देना है। आगे चौथा प्रश्न है, अपठित पद्यांश से संबंधित है। इसमें आपको 6 नंबर के प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। इसमें पहले आपको इनका भाव समझकर फिर उन प्रश्नों के उत्तर देना है। इसमें पहला उपयुक्त काव्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। ये जो काव्यांश है वो मानव धर्म के उपदेश से संबंधित है या भूमि पर जो मानव के कर्तव्य है उनसे संबंधित है। यानी मानव समाज का इस भूमि पर है या इस संसार में क्या कर्तव्य बनता है, उनका क्या फर्ज बनता है, इस पर यह मुख्य रूप से पद्यांश है। इसमें दूसरा प्रश्न है, धरती का पोषक रस पीने का अधिकारी कौन है। जो धरती है उसका पोषक रस पीने का वह सभी प्राणी अधिकारी है जो इस पर पैदा हुए, यानी धरती पर पैदा हुए सभी अधिकारी इसके पोषक रस पीने का अधिकार है। तीसरा, यदि धरती पर मनुष्य को न्याय उचित अधिकार नहीं मिलते तो क्या होता है। यदि धरती पर मनुष्य को न्याय उचित अधिकार नहीं मिलते तो धरती पर है वो सुख शांति नहीं फैल सकती। चौथा है, भाग्यवाद का छल किसे कहा गया। जो भाग्यवाद को पाप का आवरण और शोषण करने वाले का हथियार कहा गया। पांचवा, प्रस्तुत पद्यांश में पाप का आवरण किसे कहा गया। जो भाग्यवाद है उसको पाप का आवरण कहा गया। छठा है, प्रस्तुत पद्यांश में किसको संबोधित किया गया। इसमें धर्मराज के माध्यम से सभी मनुष्यों को संबोधित किया गया, यानी सभी मनुष्यों को अपने कर्तव्य पालन करने की शिक्षा दी गई है। इस प्रकार आपके अपठित पद्यांश है वो पूछा जाएगा। ये इजी आता है, इसका भाव आप है वो 1 से 2 बार पढ़ोगे तो आराम से समझ सकते हो कि इसमें कवि है वो क्या कहना चाहता है। आगे जो खंड 2 है वो लघुत्तरात्मक प्रश्नों से संबंधित है। इसमें प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का रहने वाला है, जिसका उत्तर आपको लगभग 40 शब्द यानी 3 से 4 लाइन में देना है। इसमें 500 प्रश्न है, देशक किसे कहते हैं। समाचार पत्रों और टीवी और रेडियो चैनल में विशेष लेखन की व्यवस्था को देशक कहा जाता है। यानी जो विशेष लेखन की व्यवस्था होती है उनको देशक कहा जाता है। उस समय उस विशेष डेस्क पर काम करने वाले पत्रकारों का भी अलग समय होता है। जैसे व्यापार, कारोबार, खेल के लिए अलग अलग डेस्क होता है। क्योंकि इसका क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है, इसलिए अलग अलग विभाग के अलग अलग डेस्क होती है, जिससे लेखन कार्य व्यवस्थित तरीके से पूर्ण हो सके। यानी जो विशेष लेखन की व्यवस्था होती है उसको मुख्य रूप से डेस्क कहा जाता है। आगे छठा प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का सौंदर्य बोध समाज पोषित था, अतीत में दबे पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। यानी जो सिंधु सभ्यता की सुंदरता थी वो वहाँ के समाज से पोषित थी। सिंधु सभ्यता के मिले अवशेषों में राजमहल, मंदिर और समाधि स्थल नहीं मिले। सामाजिक कलाकृतियाँ उपलब्ध हुई जिससे उसमें
समाज की कला की भव्यताई दिखाई देती है। इससे सिद्ध होता है कि सिंधु समाज राज पोषित या किसी धर्म से पोषित न होकर समाज पोषित था, यानी इसमें सभी वर्गों को है समान अधिकार था। यहाँ पर किसी राजा का शासन नहीं था या किसी धर्म विशेष का शासन नहीं था। आगे 7वां प्रश्न है, पाठशाला में लेखक का विश्वास कैसे बढ़ने लगा? जूझ आत्मकथात्मक अंश के आधार पर बताइए। जब लेखक एकाग्रता से पढ़ने के कारण गणित में होशियार हो गए तो वसंत के साथ दूसरे बच्चों के सवाल जांचने लगा। इस कारण उसकी वसंत से दोस्ती भी हो गई। वे एक दूसरे की सहायता करने लगे। जो मंत्री मास्टर जी उसे प्रसन्न होकर आत्मीयता से आनंदा कहकर बुलाने लगे। इसलिए लेखक का धीरे धीरे पाठशाला में वो विश्वास बढ़ने लगा। इसका सबसे बड़ा कारण है वो उसका गणित में रुचि होना और वसंत पाटिल से दोस्ती होने के कारण धीरे धीरे उसका पाठशाला में मन लगने लगा। आगे 8वां प्रश्न है, जीर्ण शीर्ण शरीर वाले कौन लोग बादलों को बुलाते हैं और क्यों? यानी बादलों को कौन बुलाते हैं और क्यों बुलाते हैं? समय पर वर्षा न होने से और धनिकों के शोषण उत्पीड़न से कृषक श्रमिक है वो हाड़ मात्र रह जाते हैं। उनकी बाहें कमजोर और शरीर दुर्बल हो गए, जिससे उनकी शारीरिक और मानसिक स्थिति चिंतनीय बनी रहती है और वे बादल रूपी क्रांति की आशा में रहते हैं, जिससे उनका जीवन खुशहाल हो सके। आगे 9वां प्रश्न है, कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए क्या आवश्यक है? सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमताओं को विकसित करें, जिससे वे अपना पेशा या कार्य का चुनाव है वो स्वयं कर सके, उनके साथ असमान व्यवहार न करें और समान अवसर है वो उपलब्ध करवाए। आगे जो खंड 6 है वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों से संबंधित है। इसमें प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का रहने वाला है। ये प्रश्न है वो अथवा में भी पूछा जाएगा। इसमें 10वां प्रश्न है, बाजार किसी का लिंग, जाति, धर्म या क्षेत्र नहीं देखता, वह देखता सिर्फ उसकी क्रय शक्ति को। आप इस कथन से कहाँ तक सहमत है, स्पष्ट कीजिए। बाजार का कार्य है वो वस्तुओं का विक्रय करना। बाजार को अपनी वस्तुओं को बेचने हेतु ग्राहक की जरूरत है। उसे किसी के लिंग, जाति, धर्म या क्षेत्र से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ उससे क्रय शक्ति यानी परचेजिंग पावर को देखना। इस मत से देखा जाए तो लेखक का कथन सत्य है कि बाजार का व्यवहार सामाजिक क्षमता की रचना करता है, यानी समाज में समानता स्थापित करने का प्रयास करता है। लेकिन इसमें विक्रेता की समदृष्टि साबित होती है, विक्रेता की नहीं, क्योंकि क्रय शक्ति से हीन व्यक्ति स्वयं को औरों के समक्ष कमजोर और दुर्बल समझता है। हिंसा की भावना उसकी गरीबी का मजाक उड़ाती सी प्रतीत होती है। यानी जो क्रेता, जो बेचने वाला होता है वो समान व्यवहार करता है, लेकिन जो विक्रेता होता है उसके मन में, जिनके पास पैसे नहीं होते, जिनकी परचेजिंग पावर है वो कम होती है, उसके मन में हिंसा की भावना उत्पन्न होती है। इस प्रकार ये क्रेता के लिए समानता का व्यवहार करता है बाजार, लेकिन जो विक्रेता है उसके मन में हिंसा की भावना पैदा करता है। इसके अथवा में काले मेघा पानी दे निबंध के माध्यम से लेखक ने वर्तमान की किस समस्या की ओर संकेत किया और कैसे? यानी जो काले मेघा पानी दे इस अध्याय के माध्यम से लेखक कौन सी समस्या को उजागर करना चाहता है उसको आपको बताना है। आर्य समाजी विचारधारा वाला लेखक इंद्र देवता को मानने के लिए और पूजा पाठ संबंधी सभी क्रियाकलापों को अंधविश्वास मानता है। इसके विपरीत अपनी जीजी के विचार के अनुसार और शनिवास वह सभी कार्य करते भी है। उनकी जीजी कहती है कुछ पाने के लिए कुछ देना भी पड़ता है, त्याग के बिना दान नहीं होता। लेखक ने भ्रष्टाचार की समस्या को उठाते हुए कहा कि सरकार द्वारा चलाई गई जो योजनाएं है उनका लाभ गरीबों तक नहीं पहुंच पा रहा है और काले मेघा के दल उमड़ रहे हैं, पर आज भी गरीब की गगरी, जो गरीब का घड़ा है वो फूटा का फूटा हुआ है। यानी काले मेघा के दल उमड़ रहे हैं, इसका मतलब है सरकारी योजनाओं में भयंकर पैसा है वो बर्बाद हो रहा है, लेकिन जो गरीब है उनका आज भी कोई विकास है वो नहीं हो रहा है। इसमें मुख्य रूप से जो भ्रष्टाचार की समस्या उसको उजागर करने का प्रयास किया गया है। आगे 11वां प्रश्न है, कवितावली के छंदों में तुलसीदास ने अपने युग की आर्थिक और सामाजिक विषमता को अभिव्यक्त किया, कथन की पुष्टि कीजिए। यानी जो कवितावली के छंद है उसमें तुलसीदास जी ने तत्कालीन समय की आर्थिक और सामाजिक असमानता को अभिव्यक्त किया, किस प्रकार आपको अपने शब्दों में बताना है। गोस्वामी तुलसीदास उच्च कोटि के संत और भक्त कवि थे, साथ ही लोक नायक और लोक मंगल की भावना से मंडित थे। उन्होंने अपने युग की अनेक विषम परिस्थितियों को देखा, भुगता और अपनी रचनाओं में स्वर दिया। समाज में व्याप्त भयंकर बेकारी, बेरोजगारी, भूखमरी को लेकर कवितावली आदि में आक्रोश आवेश के साथ अपना मंतव्य स्पष्ट किया। कवितावली के द्वारा स्पष्ट हो जाता है कि तुलसी को अपने युग की आर्थिक और सामाजिक विषमता की अच्छी समझ थी। यानी इसमें उन्होंने बेकारी, बेरोजगारी और भूखमरी को मुख्य रूप से उजागर किया। इसके माध्यम से हम कह सकते हैं कि तुलसीदास जी ने वो अपने युग की आर्थिक और सामाजिक विषमता की जो अच्छी समझ है वो थी। इसके अलावा हमें उषा कविता में ग्रामीण परिवेश का सूबे का सुंदर चित्र प्रस्तुत किए गए, कविता के आधार पर कथन की समीक्षा कीजिए। यानी ग्रामीण परिवेश में जो सूबे का सुंदर चित्र है उसका आपको वर्णन करना है। प्रस्तुत कविता में प्रातःकालीन धुंधले नीले आकाश को राख से लिपा हुआ चौका बताए गए, फिर उसे लाल केसर से धुली हुई बहुत काली सील और स्लेट पर लाल खड़िया चौक के समान बताया गया है। जो लिपा हुआ चौका अर्थात रसोई घर, काली सील यानी मिर्च मसाला पीसने का जो सिलबट्टा होता है और स्लेट आदि उपमान है, ये गांव के परिवेश से लिए गए। नगरों में इस तरह की चीजें नहीं दिखाई देती। किसी की गोर झिलमिल दे का उपमान भी ग्रामीण परिवेश से संबंधित है। इस तरह इस कविता में गांव की सूबे का गतिशील शब्द चित्र है वो उपस्थित हुआ है, क्योंकि इसमें जो उपमान है वो ग्रामीण परिवेश से संबंधित लिए गए हैं। आगे 12वां प्रश्न है यह है कि आप कैसे कह सकते हैं कि यशोधर बाबू किशनदा के मानस पुत्र कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। यह अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि
यशोधर बाबू है वो किशनदा के मानस पुत्र है, स्पष्ट कीजिए। ये बात सत्य है कि यशोधर बाबू किशनदा के मानस पुत्र है, क्योंकि वे हर छोटी छोटी बात में किशनदा का अनुकरण करते हैं, यानी उनके द्वारा बताए गए मार्ग का पालना करते हैं। उनको ही अपना आदर्श मानता है। किशनदा की तरह उनका हाथ मिलाकर हंसना, प्रशंसा पाकर जय अपना ऑफिस से चलते चलते जूनियरों से कोई मनोरंजक बात कहकर दिन भर के शुष्क व्यवहार का निराकरण करना आदि सभी बातों पर उनकी यानी किशनदा की छाप है। इसके साथ ही उन्हें घर में धार्मिक कार्यक्रम करवाना, ये सब बातें किशनदा नहीं उनमें लगाई। इन सब बातों के आधार पर कहा जा सकता है कि यशोधर बाबू है वो किशनदा के मानस पुत्र है। इसके तो हमें सिंधु सभ्यता में नगर नियोजन से भी कहीं ज़्यादा सौंदर्य बोध के दर्शन होते हैं। अतीत में दबे पाँव पाठ के आधार पर बताइए, यानी नगर नियोजन से भी ज़्यादा सौंदर्य बोध है वो, उसके दर्शन ज़्यादा होते हैं। आपको सौंदर्य बोध का वर्णन है वो करना है। सिंधु घाटी सभ्यता में नगर नियोजन से भी ज़्यादा कला सौंदर्य के संबंध में लेखक ने बताया कि सिंधु घाटी के लोगों में कला या सुरुचि का महत्व ज़्यादा था। वास्तुकला या नगर नियोजन ही नहीं, धातु और पत्थर की मूर्तियाँ, मर्द बांड, उन पर चित्रित मनुष्य, वनस्पति, पशु पक्षियों की छवियाँ, सुनिर्मित मूर है उन पर बारीकी से उत्कीर्ण आकृतियां, खिलौने, केश विन्यास, आभूषण और सबसे ऊपर सुगढ़ अक्षरों का लिपि रूप सिंधु सभ्यता को तकनीक से ज़्यादा कला से जाहिर करता है। इसके अलावा जो नर्तकी और दाढ़ी वाले नरवेश की मूर्ति इनके उत्कृष्ट कला के नमूने हैं। आगे जो 13वां प्रश्न है वो कवि परिचय, या तो हम लेखक परिचय समझते हैं। आपको या तो पूरे कवि परिचय याद करना है या पूरे लेखक परिचय। आपके जो लेखक है वो कम है, आप पूरे लेखक परिचय याद कर सकते हैं। ये भी 3 नंबर का है वो रहने वाला। इसमें कवि उमाशंकर जोशी के व्यक्तित्व और कर्तृत्व का परिचय दीजिए। और इसके तो हमें फणीश्वरनाथ रेणु का व्यक्तित्व और कर्तृत्व, ये फणीश्वरनाथ रेणु का अति महत्वपूर्ण है, परीक्षा में कई बार पूछा गया है। गुजराती कविता के जाने माने कवि उमाशंकर जोशी का जन्म सन 1911 में गुजरात में हुआ था। उन्होंने गुजराती कविता को प्रकृति से जोड़ा और आम जिंदगी के अनुभव से परिचय कराया। उनकी मुख्य काव्य कृतियां विश्व शांति, गंगोत्री, निशित, प्राचीना, आतिथ्य, बसंत वर्षा, महाप्रस्थान, अभिज्ञ, ये एकांकीय, सापना बारा, शहीद, ये कहानी और श्रावणी मेड़ो, विषामो, ये इनके उपन्यास और संस्कृति पत्रिका का भी उन्होंने संपादन किया था। साहित्य की नई भंगिमा और स्वर देने वाले उमाशंकर का निधन है 1988 ईस्वी में हुआ था। का लेखक परिचय, इसमें हिंदी साहित्य में रेणु आंचलिक उपन्यासकार, कहानीकार के रूप में प्रतिष्ठित है। इनका जन्म 4 मार्च 1921 को बिहार के पूर्णिया जिले के ओरई हिंगना नामक गांव में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं मेला, आंचल, परिकथा, दीर्घ तपा, जुलूस, कितने चोरे, ये इनके मुख्य रूप से उपन्यास है। ठुमरी, अगिनखोरो, रात्रिक मेघ, ये इनके कहानी संग्रह। ऋण जल, धनजल और वन तुलसी की गंध, ये इनके संस्मरण और नेपाली क्रांति कथा, ये रिपोर्ट ताज है। साहित्य के अलावा विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक आंदोलनों में भी फणीश्वरनाथ रेणु ने सक्रिय भागीदारी की। 11 अप्रैल 1977 को पटना में इनका निधन हुआ था। आगे 14 प्रश्न है वो स्त्री शिक्षा की महत्ता पर आलेख तैयार कीजिए, यानी स्त्री शिक्षा का क्या महत्व है, इस पर आपको एक आलेख लिखना है। स्त्री शिक्षा के महत्व, सभ्य समाज और विकसित राष्ट्र में पुरुष के समान स्त्री शिक्षा का विशेष महत्व है। ये तर नारीस्तु पूजनते रमनते तत्तर देवता, आदिकाल से हमारा देश है वो नारी पूजक रहा है। शिक्षित नारी तो 2 कुलों का उद्धार करती है। नारी को अशिक्षित रखकर राष्ट्र की आदि क्षमता का विनाश किया जा रहा है। शिक्षा नारी में आत्मविश्वास पैदा करती है। शिक्षित नारी ग्रस्त जीवन का सही ढंग से संचालन करती है। बच्चों पर पिता की अपेक्षा माता का विशेष प्रभाव पड़ता है। वह अपनी संतान को योग्य नागरिक बनाती है। हमारे समाज में पुरुष प्राय घर से बाहर रहते हैं और नौकरी या व्यवसाय कारण घर के काम नहीं कर पाते। ऐसी दशा में गृहिणी यदि शिक्षित है तो वह घर के सारे काम समझदारी से कर देती है और उचित सलाह भी देती है। शिक्षित स्त्रियां पुरुषों के समान सारे काम में सफल रहती है। वह नौकरी, व्यवसाय, चिकित्सा, विविध क्षेत्रों में अपनी योग्यता सिद्ध कर देती है। इस तरह समाज में स्त्री शिक्षा की महत्ता है वो सर्वोपरि है। इसके तो हमें आलेख और फीचर में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि आलेख और फीचर में अंतर क्या है। ये 3 नंबर का आपको कम से कम 3 अंतर है वो बताने हैं। इसमें आलेख और फीचर में मूलभूत अंतर है। दोनों अपनी अपनी तरह से पाठक के अंदर एक लालसा उत्पन्न कर देते हैं। आलेख है वो गंभीर और व्यंग्यपूर्ण होता है, फीचर में हास्य और मनोरंजन होता है। यानी आलेख है वो मुख्य रूप से गंभीर होता है और इसमें कटाक्ष किया जाता है, जबकि फीचर होता है उसमें हास्य और मनोरंजन अधिक होता है। फीचर है वो 250 शब्दों से अधिक का नहीं होना चाहिए, जबकि आलेख का है वो कोई आकार निश्चित नहीं होता, ये कितना भी बड़ा हो सकता है। आलेख को संपूर्ण जानकारी तथ्यों के आधार पर भी लिख सकता है, लेकिन फीचर के लिए आपको आँख, कान, नाक, अनुभूति और मनोवेग आदि की सहायता लेनी पड़ती है। फीचर विषय से संबंधित व्यक्तिगत अनुभूतियों पर आधारित विशिष्ट आलेख होता है, जबकि आलेख में किसी विषय पर तथ्यात्मक, विश्लेषणात्मक और विचारात्मक जानकारी होती है। कल्पना का स्थान नहीं होता है। यानी फीचर है वो कल्पना के आधार पर लिखा जा सकता है, लेकिन आलेख है वो कल्पना के आधार पर नहीं लिखा जा सकता है। इसमें जो वास्तविक तथ्य होते हैं वही लिखे जाते हैं। आगे जो 15 प्रश्न है उसमें पाठ्य पुस्तक से आपसे एक पद्यांश दिया होगा, उसकी आपको सप्रसंग व्याख्या करनी। इसमें 2 दिए होंगे, दोनों में से किसी एक ही व्याख्या करनी। ये 6 नंबर का रहने वाला है। इसमें सबसे पहले आपको प्रसंग लिखना है, फिर व्याख्या और फिर उसके बाद विशेष लिखना है। इसमें 1.5 नंबर का है वो प्रसंग रहने वाला है और 1.5 नंबर का विशेष रहने वाला है। यानी 3 नंबर के प्रसंग और विशेष और 3 नंबर की व्याख्या रहने वाली है। आपको व्याख्या है वो संपूर्ण भाव के आधार पर पूरी करनी है।
इसमें जो पहला पद्यांश है वो हरिवंश राय बच्चन द्वारा जो रचित काव्य संग्रह निशा निमंत्रण की कविता आत्म पर ली गई है। इसमें कवि ने संसार और अपने हृदय के संबंध और संसार की निष्ठुरता को व्यक्त किया है। ये आप व्याख्या PDF से पढ़ लेना। और इसका जो विशेष है वो कवि ने अपनी संवेदनशील भावना को व्यक्त किया है। सांसारिक लेन देन से उनके हृदय को पीड़ा को कोई मतलब नहीं, वे अपने दुख में भी प्रसन्न है। कोमलकांत शब्दावली, विरोधाभासी उपमान और अलंकारों का प्रयोग नहीं है। इसमें उमर खयाम की रुबाइयों जैसी मस्ती भी है। इसके अथवा में है वो उमाशंकर जोशी द्वारा रचित जो उनकी पहली कविता छोटा मेरा खेत से लिया गया। इसमें कर्षक समान भावनाएं, कवि है वो किसान के समान भावनाएं व्यक्त करता है कि उनके पास ही चौकोर कागज रूपी छोटा सा खेत है जिस पर काव्य रचना रूपी वह खेती करता है। यानी जो कवि कर्म है उसकी तुलना संपूर्ण कृषि कर्म से की गई है। जो कवि है उसको एक कर्षक के समान बताया गया है। इसका विशेष है कर्म रचना का सुंदर वर्णन है वो कवि ने किया। और कविता का आनंद है वो शाश्वत है, यानी कविता का आनंद कभी भी समाप्त नहीं होता। खड़ी बोली हिंदी, तत्संप्रदान भाषा और रूपक और श्लेष अलंकारों का प्रयोग हुआ है। आगे जो 16 प्रश्न है वो इसमें आपको गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है। आपके पाठ्य पुस्तक से दो गद्यांश दिए होंगे, दोनों में से किसी एक की सप्रसंग व्याख्या करनी है। आपको सबसे पहले प्रसंग लिखना है, फिर व्याख्या और फिर उसका विशेष। यह भी 6 नंबर का है वो रहने वाला है। इसमें दो गद्यांश दिए गए। इसमें जो ऊपर वाला गद्यांश है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखित मेरी कल्पना का आदर्श समाज लेख से लिया गया। इसमें लेखक ने जाति प्रथा और व्यक्ति स्वतंत्र के मध्य अंतर स्पष्ट किया, यानी जाति प्रथा और व्यक्ति की स्वतंत्रता के मध्य जो अंतर है उसको बताने का प्रयास किया है। इसमें विशेष है लेखक ने अपने सटीक तर्कों के द्वारा तथाकथित जाति प्रथा पोषकों पर व्यंग्य किया है, यानी जो जाति प्रथा को बढ़ावा देने वाले उन पर व्यंग्य किया है। और व्यंग्य शैली व्यंजना से पूर्ण भाषा प्रवाहमयी और व्याख्यात्मक शैली है। इसके अथवा में जो अवतरण है वो फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखित जो कहानी पहलवान की ढोलक है उसे लिया गया। इसमें पहलवान के दोनों पुत्रों और पहलवान की मृत्यु का चित्रण किया गया है। आगे जो 17वां प्रश्न है वो आपके लेखन कार्य से संबंधित रहने वाला है। 17 और 18वां प्रश्न, 17वें में आपको पत्र, निविदा या विज्ञप्ति हो या आलेख लिखना है। और जो 18वां प्रश्न है उसमें आपको निबंध लिखना है। 17वें में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर राजस्थान के सचिव की ओर से विज्ञप्ति प्रारूप तैयार कीजिए जिसमें परीक्षाओं की तारीख परिवर्तित करने की सूचना दी गई। आपको विज्ञप्ति का है वो पूरा फॉर्मेट आना चाहिए कि उसमें सबसे पहले ऊपर क्या लिखा जाता है, ये शुरू कहाँ से किया जाता है। इसके अथवा में जिला निर्वाचन अधिकारी शिखर द्वारा मतदाता सूची में नाम जोड़ने या हटाने, नामावली सुधार को लेकर अधिसूचना का प्रारूप तैयार कीजिए। यानी या तो आपको विज्ञप्ति लिखनी या अधिसूचना लिखनी, ये भी 4 नंबर का रहने वाला है। इसमें पहले विज्ञप्ति में आपको सबसे पहले ऊपर लिखना है विज्ञप्ति, फिर जिस विभाग का नाम लिखना है जहाँ जो है वो विज्ञप्ति जारी करता है। इसमें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान है वो ये विज्ञप्ति जारी करा है। इसमें सबसे पहले संस्थान का नाम, फिर लेफ्ट साइड में क्रमांक लिखना है और राइट साइड में दिनांक लगानी। फिर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा आयोजित कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 10 मार्च से प्रारंभ होनी थी, परंतु अपरिहार्य कारणों से अब 17 मार्च से आयोजित होगी। बोर्ड परीक्षार्थी अपना नवीन समय विभाग चक्र माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं और परीक्षा प्रवेश पत्र अपने विद्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। फिर नीचे है वो हस्ताक्षर करना है, फिर हस्ताक्षर के नीचे है वो पद नाम लिखना है, यानी ये हस्ताक्षर किसके है, इसमें जो सचिव है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के सचिव है उनके हस्ताक्षर है। इसके अथवा में आपको अधिसूचना लिखनी है। अधिसूचना में सबसे पहले आपको कार्यालय का नाम लिखना है। इसमें कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी शिखर और फिर नीचे लिखना अधिसूचना, फिर लेफ्ट साइड में क्रमांक लगाना है और राइट साइड में दिनांक लिखनी, फिर अधिसूचना है वो जारी करनी। सर्वसाधारण को लोकसभा सामान्य निर्वाचन के दृष्टिगत सूचित किया जाता है कि आयुक्त निर्वाचन आयोग राजस्थान के निर्देश अनुसार मतदाता नामावली में नाम जोड़ने, नाम हटाए जाने, नामावली की प्रविष्टियों में त्रुटि सुधार हेतु दिनांक 23-24 फरवरी को 2 दिवसीय शिविर का आयोजन प्रत्येक मतदान स्थल, तहसील, उप जिलाधिकारी मुख्यालय, ब्लॉक और जिला निर्वाचन कार्यालय शिखर में किया जाएगा। समस्त मतदाता नागरिक उक्त शिविरों में उपस्थित होकर निर्वाचन नामावली का अवलोकन करें और यदि कुछ संशोधन कराना चाहे तो निर्धारित प्रपत्र में आवेदन कर निर्वाचन नामावली मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराए। अधिक जानकारी के लिए जिला निर्वाचन कार्यालय में स्थापित टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फिर इसमें भी नीचे हस्ताक्षर करना है, हस्ताक्षर के नीचे पद नाम लिखना, जिला अधिकारी या जिला निर्वाचन अधिकारी शिखर। इस प्रकार आपको विज्ञप्ति या अधिसूचना में से कोई एक है वो पूछा जा सकता है। आगे 18वां प्रश्न है वो निबंध से संबंधित है। इसमें 300 शब्दों में निबंध लिखना है। ये 5 नंबर का रहने वाला है। इसमें आपको 5 बिंदुओं के आधार पर निबंध लिखना है। 4 दिए होंगे, चारों में से आपको किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। 300 शब्द यानी लगभग 2 पेज में आपको निबंध लिखना है। इसमें पहला है समाज में मीडिया यानी सूचना प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी की भूमिका, दूसरा है युवा पीढ़ी और देश का भविष्य, तीसरा है कैशलेस अर्थव्यवस्था चुनौतीपूर्ण सकारात्मक कदम और चौथा है आत्मनिर्भर भारत। इन चारों में से आपको किसी एक पर लिखना है। इसमें जो समाज में मीडिया की भूमिका उस पर लिखा गया है। सबसे पहले आपको प्रस्तावना लिखना है, फिर मीडिया क्या है, फिर मीडिया का विकास किस प्रकार हुआ, फिर इससे लाभ क्या है, अंत में उपसार। इस प्रकार आप ये निबंध है वो PDF से पढ़ सकते हैं। ये जो महत्वपूर्ण
8 से 10 निबंध है वो आप एक बार जरूर पढ़ ले, फिर आप इनके आधार पर है वो भाषा बनाकर आराम से लिख सकते हैं। ये हमने इस सेशन में 7वां मॉडल पेपर हल किया और 6 मॉडल पेपर हमने पहले हल कर लिए थे। 3 मॉडल पेपर हमें वो आगे जल्दी हल करेंगे और जो आपके पाठों के अति महत्वपूर्ण प्रश्न है वो भी हल करेंगे। हमने अभिव्यक्ति माध्यम पाठ्य पुस्तक और वितान पाठ्य पुस्तक और जो रचनात्मक कार्य और व्याकरण से संबंधित है उनकी अति महत्वपूर्ण क्लास ली थी, जो भी इस चैनल पर प्ले लिस्ट में उपलब्ध है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ये जो 10 से 15 मिनट की छोटी छोटी क्लास है वो आपकी परीक्षा में बहुत ही कारगर साबित होंगी, क्योंकि उनमें से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर जरूर करें। वहाँ से आपको इस मॉडल पेपर की PDF है वो मिल जाएगी।